नमस्कार। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के फेसबुक लाइव में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारे द्वारा शुरू किए गए बीएनएमयू व्याख्यान माला आप लोगों को पसंद आ रही है। हम आप सबों के बीच शिक्षा, समाज एवं संस्कृति के विषय पर अपने विचार का प्रस्तुत करना हम चाह रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए और अगर कोई भी प्रश्न होता है इसमें, कोई भी आपकी जिज्ञासा होगी तो मैं इसका स्वागत करता हूं। समाज को व्यक्तियों का समूह माना जाता है, लेकिन व्यक्तियों के सभी समूहों को समाज नहीं कहते हैं। वह समूह जो किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बने हों और व्यक्तियों की आपसी सहमति के आधार पर किसी स्थान विशेष में अस्थायी रूप से रहते हों, उसे वह समाज कहलाता है। समाज का निर्माण एक खास उद्देश्य से होता है। यह उद्देश्य है व्यक्ति के अस्तित्व की निरंतरता और उसकी गरिमा की रक्षा। समाज व्यक्ति के लिए एक अनिवार्यता है। समाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है और जब जीवित ही नहीं रह सकता है तो फिर गरिमा के साथ जीने की बात तो बहुत दूर है। आप सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पूर्व के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो भी प्रायः कहा करते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही उसका लालन पोषण होता है। व्यक्ति समाज में ही शिक्षा ग्रहण करता है, समाज में ही उसे मुक्ति भी मिलती है। समाज में ही व्यक्ति की शव यात्रा, उसकी अंत्योष्टि होती है। मरने के बाद कर्मकांड भी समाज के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। आज का युग जो हम लोग देख रहे हैं, वैश्विक महामारी जिसने किसी भी देश को अलग थलग नहीं किया, चाहे डेवलप कंट्री हो जिसको हम लोग कहते हैं विकसित देश, और चाहे जो डेवलपिंग कंट्री हो जैसे कि भारतवर्ष है और अन्य कई ऐसे देश हैं जो विकास की दौर में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज का जो समय है, इस समय में यह वैश्विक कोरोना का जो संकट आया है, इन्होंने किसी भी देश को और किसी व्यक्ति को और समाज के किसी भी परिजनों को नहीं छोड़ा, बल्कि सबको एक समान सब जगह यह कोरोना फैला हुआ है। और इस कोरोना से बचने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह सिर्फ व्यक्ति विशेष प्रभावित नहीं हो रहा है, इससे एक समाज प्रभावित हो रहा है। समाज के जुड़ने के साथ जो है एक समूह बनता है, वह समूह पर प्रभावित हो रहा है और उससे एक जिला बनता है, वह भी प्रभावित हो रहा है और राज्य और देश भी प्रभावित हो रहे हैं। और इस दरमियान की जैसा जाना जा रहा है और जैसा कहा भी जा रहा है, कभी भी और आज तक और आज के दिन कोई भी वैक्सीन अभी ऐसा नहीं बना है, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसको कहा जा सकता है कि इस दवा के उपयोग से हम कोरोना के यह जो है रूप जो है कोरोना का, उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ अगर आप देखेंगे, तुलनात्मक देखेंगे, तो कोरोना हर एक देश में है, चाहे इटली हो, यूरोपियन हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, एशियन कंट्री हो, यूरोपियन हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, कनाडा हो, कोई भी कंट्री हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी कंट्री में जो कोरोना का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, यह अलग अलग ढंग से है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यह कोरोना एक ही है, बीमारी भी एक ही है, लेकिन मरने वालों की संख्या अलग अलग देश में अलग अलग है। और अगर इसका तुलना भी किसी दूसरे देशों से किया जाए तो भारतवर्ष इस मामले में सबसे पीछे है कि यहाँ मरने वालों की भी संख्या बहुत कम है और ठीक होने वालों की भी संख्या अधिक है दूसरे देश के तुलनात्मक। फिर भी हम सभी को आज इस बीएन संवाद के व्याख्यान माला के द्वारा आप सभी को हम सजेस्ट करना चाहेंगे, आप सभी को हम सलाह देना चाहेंगे कि जो भी नियमावली बनाई गई है, जो भी भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी दिया गया है, जो पूरे देश में जिसका पालन किया जाता है, कि हम लोग कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हमेशा मास्क लगा कर रखें। जब भी कभी हम लोग घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं और एक
2 गज की दूरी कम से कम ज़रूर हम लोग बना कर रखें एक दूसरे के बीच में, और साथ साथ सफाई पर भी ध्यान दें। और हमारी सुरक्षा उसी में संभव है जबकि हम लोग एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह दूरी जो है यह भौतिक दूरी है, यह दूरी भावनात्मक दूरी नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव है उससे हम दूर नहीं हों। हम परिवार, समाज एवं राष्ट्र से तो जुड़े ही हैं। पूरे विश्व एवं संपूर्ण चराचर जगत से हमारा जुड़ाव है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इसीलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी कामना है कि सिर्फ मधेपुरा एवं बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश एवं पूरा संसार कोरोना मुक्त हो, पूरा संसार सुखी हो, और सब सुखी होंगे तो सभी रोग मुक्त रहें, किसी को भी दुख की भागी नहीं बनना पड़े। इसलिए कहा जाता है, और हमारा यह मूल मंत्र है हमारे देश का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यते मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज समाज में हिंसा और आतंकवाद बढ़ा है, पर्यावरणीय संकट है, सामाजिक विषमता बढ़ी है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। एक एक बिंदुओं को अगर हम आप देखें तो जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है और हिंसा का जहाँ सवाल है, तो आप देखेंगे कि इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और हिंसा या आतंकवाद या रूढ़िवादी या व्यक्ति की अपनी सोच के चलते हमारा समाज की जो एक समानता है, एक समानता है समाज का, जो समन्वय बना हुआ है समाज के बीच में, उस पर भी खतरा बन गया है। जहाँ तक पर्यावरणीय संकट की बात है, यह बिल्कुल सही है कि एक तरफ विकास है, दूसरा तरफ पर्यावरण है। अगर दोनों में संतुलन बनाकर हम नहीं रखें तो मुझे पर्यावरण से भी जो जूझना पड़ेगा। और आप लोगों ने पिछले साल ही देखा कि दिल्ली में एक समय ऐसा आया था कि लोगों को दिन में भी मास्क लगाकर चलना पड़ा और ऑक्सीजन की कमी हो गई वायुमंडल में, और बड़ी काफ़ी परेशानी बढ़ी। और यह सब पर्यावरण दूषित होने के कारण ही हो रहा है। और पर्यावरण के दूषित होने में हर एक व्यक्ति का एक अहम भूमिका रहती है, और व्यक्ति से ही समाज बनता है। और समाज के द्वारा ही जब तक हम इन रूढ़िवादियों को, जब तक हम इन विचारधाराओं को, जो कि समाज से अलग हटकर अपना विचार रखता है, जो आतंकवाद को जन्म देता है, जब तक हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक उसको नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छा समाज बना नहीं सकते हैं। और समाज जब तक अच्छा बनेगा नहीं तो हमारा देश मजबूत नहीं होगा। और एक समन्वय जो व्यक्ति और समाज के बीच में होता है, उसमें जो है समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा। यह जीवन अनमोल है, हमारा जीवन अनमोल है, हम सबों का जीवन अनमोल है। इसलिए हमेशा अपने जीवन के बारे में समाज के साथ जुड़कर जीवन को किसी भूमिका है। ज्ञान ही संस्कृति का भी प्राण तत्व है। महात्मा सुकरात ने कहा कि ज्ञान सद्गुण बताया है। उनका कहना था, जो व्यक्ति जानता है कि उचित क्या है और वह उचित ही करेगा, अनुचित कर नहीं सकता। सारे अनुचित कार्य उनके अनुसार अज्ञान जन ही होते हैं। सुकरात का यह मानना था कि हमारी आत्मा में संपूर्ण ज्ञान बीज के रूप में पहले से ही विद्यमान है। केवल उस सुसुप्त ज्ञान को प्रकाश में लाने के लिए ज्ञान के प्रकट होने की स्थिति को पैदा करने की आवश्यकता है। और यह स्थिति सबसे अधिक प्रभावकारी रूप में शिक्षा द्वारा पैदा ग्रंथों के अध्ययन से एवं आधुनिक काल में संचार के माध्यमों से प्राप्त होती है। गुरु हमें कोई नया ज्ञान नहीं देता है, वह तो हमारी आत्मा में सूक्ष्म रूप में विद्यमान ज्ञान के प्रकट होने में सिर्फ मदद करता है। मतलब कि ज्ञान हमारे आत्मा में ऑलरेडी निहित है, ये आत्मा में ये हमेशा रहता है। सिर्फ ये है कि हमारे गुरु, जिसको हम लोग कहते हैं कि आत्मा में बसित, आत्मा में जो बसा हुआ है, उस ज्ञान को कैसे हम विद्यमान करें, कैसे उसे हम आगे बढ़ाएं। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, शिक्षा का अर्थ है हमारी अंतर्निहित पूर्णता का विकास करना। शिक्षा द्वारा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता को विकसित कर
उसे एक योग्य, कुशल और सक्षम व्यक्ति बनाया जा सकता है, जो अपनी क्षमता और कौशल द्वारा समाज को समृद्ध बनाकर उसे उत्कृष्ट दिशा में ले जाने का कार्य कर सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे या क्षमता से संपन्न अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तो उनका न तो चारित्रिक विकास हो पाएगा और न किसी कौशल या क्षमता से संपन्न हो सकेंगे। ऐसे लोग समाज को उत्कर्ष की ओर नहीं ले जा सकते हैं। संभव है शिक्षा के बिना अज्ञान के अंधकार में भटकता व्यक्ति न केवल समाज के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी खतरा बन जाए, और यही कारण है आतंकवाद। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। समाज शिक्षा द्वारा ही विकास के पथ पर अग्रसर होता है। शिक्षा से ही व्यक्ति हुनरमंद बनता है। शिक्षा व्यक्ति का कौशल विकास करती है। कौशल विकास व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान करता है और समाज को समृद्धशाली बनाता है। इसलिए हमारी सरकार आजकल शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के कौशल विकास पर काफ़ी जोर दे रही है। तकनीकी शिक्षा कौशल का मार्ग प्रशस्त करती है। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ साथ उसके शरीर एवं हृदय का भी विकास होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, सच्ची शिक्षा वही है जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में उत्तम तत्वों का विकास करना। शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा उपयुक्त होती है और आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में उत्तम तत्वों का विकास करता है, उत्तम तत्व विकास होता है। और शारीरिक और मानसिक शक्तियों के विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा उपयुक्त होती है और आध्यात्मिक शक्ति विकास के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आज के दिनों में शिक्षा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इन तीनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा और साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी आवश्यक है। आध्यात्मिक शक्ति के विकास का अर्थ है आत्मा में निहित उत्तम तत्वों का विकास। आत्मा सद्गुणों का आश्रय स्थल है। आत्मा के जागृत होने पर व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ होने लगते हैं। नैतिक शिक्षा द्वारा नैतिक चेतना जगाकर व्यक्ति को नैतिक सद्गुणों और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए नैतिक शिक्षा को सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। आजकल सभी को महसूस हो रहा है और मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिनों में बहुत जगहों पर हमारे देश में नैतिक शिक्षा पर विशेष प्रकाश डाला जा रहा है और साथ साथ इसे हम जो है अपने पौराणिक पद्धति के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता था उसके साथ भी हम लोग जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। मूल्यों के क्षरण की इस घड़ी में नैतिक शिक्षा एक अचूक दवा का काम कर सकती है। मसलन नैतिक शिक्षा हमारे मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है उसे बचाने में एक अचूक दवा का काम कर सकती है। समाज परिवर्तन के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। समाज परिवर्तन में शिक्षा की महती भूमिका है, इसमें कोई दो मत नहीं। अतः सबों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और इसीलिए कहा भी जाता है कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, इस नारे को धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। इन कुछ शब्दों में जैसे कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, और आज के दिनों में खास करके हमारे देश में इन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है कि चाहे वो बच्चा कहीं का हो, किसी गरीब का ही क्यों नहीं हो, सबको पढ़ाई और शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक संपन्न परिवार के बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, और तभी हम समाज में एक समानता ला सकते हैं। हमने कई बार यह कहा है कि शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। मैं यह बताना चाहूँगा यहाँ पर कि किसी विश्वविद्यालय में अगर आप वहाँ
कुलपति के रूप में, आचार्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ शिक्षा के बारे में ही सिर्फ बोलना, उससे शिक्षा जो है बच्चों तक नहीं पहुँच पाता है, बल्कि शिक्षा के लिए घर घर पहुँचाने के लिए बच्चों के अंदर जो शिक्षा जानने की और पहचानने की उनके अंदर जो रुचि है, उसको जगाने के लिए हमें 4 स्तंभ होते हैं, उन चारों स्तंभ को हमको देखना होगा। जैसे शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं एवं अभिभावक हैं। और किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी महाविद्यालय में जब भी शिक्षा की बात होती है तो इन चारों स्तंभों की ज़रूरत है, तभी एक शिक्षा का मंदिर वहाँ बन सकता है। शिक्षा के विकास में चारों स्तंभ की भागीदारी आवश्यक है, अतः शिक्षण संस्थानों को समाज से जोड़ने की ज़रूरत है। शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं अब बताना चाहूँगा आपको कि अपनी संस्कृति से कैसे शिक्षा जुड़ी हुई है। शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी है। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर निरंतर अपनी स्थिति को सुधारता रहता है, उन्नत करता रहता है, अपने को परिष्कृत करता रहता है। इस प्रयास के फलस्वरूप उसकी जीवन पद्धति, उसके रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार आदि में परिष्कार होता है। व्यक्तियों के किसी समूह विशेष की इसी परिष्कृत जीवन पद्धति को हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति व्यापक अर्थ में अर्जित व्यवहार है, व्यक्ति का सीखा हुआ संचित अनुभव है जो सामाजिक तौर पर हस्तांतरित होता है। संक्षेप में यह सामाजिक शिक्षण द्वारा अर्जित अनुभव है। संस्कृति प्रतीकात्मक संप्रेषण है। इसके प्रतीकों को समूह विशेष के कौशल ज्ञान, उसकी प्रवृत्तियाँ, उसके मूल्य एवं उसकी अभिप्रेरणाएँ शामिल हैं। इन प्रतीकों के अर्थों से सीखा जाता है और समाज में इसकी संस्थाओं द्वारा इनकी निरंतरता बनाए रखी जाती है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, और भारतवर्ष आज से नहीं बल्कि वैदिक काल से ही हम संस्कृति के रूप में, और यह हमारा एक संस्कार जो भारतवर्ष का है, आप आज बड़ा व्यापक रूप से सारे देश इसको अनुभव कर रहे हैं और इसे अपनाने का भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, थोड़ी आसानी के लिए आप लोगों को लगेगा। विदेशों में एक प्रचलन थी, लोग गले मिलते थे, लोग हाथ मिलाते थे, हैंडशेक करते थे, और आज हमारी संस्कृति पूरे संसार अपना ली है। जहाँ मिलो ना गले मिलो ना हाथ मिलाओ, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कहो। हमारी संस्कृति यही थी और यही संस्कृति पूरे संसार में आज अपनाई जा रही है। कारण जो भी हो, कोरोना का कारण हो या कारण कोई भी हो, लेकिन हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए आज संसार के सभी व्यक्ति, समाज, सभी जो इसे अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वह जीवन का उनके पर्यंत जो है एक पार्ट बने, और ना गले मिलो ना हाथ मिलाओ, दूर से ही नमस्कार कहो। इस पद्धति को लोग अपनाना शुरू कर दिए हैं। संस्कृति का किसी राष्ट्र या राज्य के साथ एक तीव्र भावनात्मक संबंध हुआ करता है। यह किसी राष्ट्र की विशेष पहचान होती है। मैं यहाँ 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको भी पढ़ा जाए, जिसमें दिया गया है कि हमारी क्या संस्कृति है। उसको भी उन्होंने बहुत जगह उनको दर्शाया है अपने इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और साथ साथ अगर आप चलें तो राष्ट्रकवि दिनकर जी, उन्होंने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय, और उस चारों अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो अपनी देश की संस्कृति का जो है आपको जीता जागता एक चित्रण मिलता है। और उसी संस्कृति किसको कहते हैं और संस्कृति को अपनाना चाहिए और संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण हम रख सकते हैं, इसकी इसमें चर्चा की गई है। यदि किसी राष्ट्र की संस्कृति को कोई आघात पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया होती है। भारत की संस्कृति भारत की पहचान है। यह संस्कृति सामासिकता है। इसमें अनेक संस्कृतियां घुल मिलकर एक रूप हो गई है। इसने अनेक संस्कृतियों को इस तरह आत्मसात किया है कि हमें
अनेकता के बीच एकता का स्पष्ट बोध होता है। बिल्कुल सही कहा गया है यहाँ पर कि कम से कम अगर हम अपने ही देश की बात करें तो सनातन धर्म से लेकर चलें, किसी भी धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, ये हमारा ही एक ऐसा देश है जिसमें धर्मों के अनेक धर्म हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सार तत्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे वह इस्लाम का धर्म हो, चाहे वह जैन का धर्म हो, लेकिन एक ही धर्म उसमें विशेषकर सभी में समाहित है, वह है समाज कल्याण। समाज को किसी धर्म ने नहीं छोड़ा है। बौद्ध धर्म ने भी समाज को ही लेकर ही चला है, सभी धर्मों ने समाज को लेकर चला है। और किसी देश को अगर बनाना है, किसी संसार को बनाना है, किसी राष्ट्र को बनाना है, तो समाज को सबसे पहले हम लोग आगे करते हैं और समाज कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे कोई भी धर्म क्यों नहीं हो। और भारतीय संस्कृति ने सभी दिशाओं से शिक्षा की प्राप्ति को महत्व दिया है। हमें सभी दिशाओं से शुभ विचार प्राप्त हों, इसलिए वेद में कहा भी गया है, आनो भद्रा कृत्यो यंतु विश्वतः। अर्थात जो भी किसी भी दिशा से अगर उच्च विचार आते हैं, शुभ विचार आते हैं, तो उसे हमें आत्मसात करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और हम लोग आत्मसात करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। भारतीय संस्कृति में संपूर्ण चराचर जगत को एक माना गया है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी गतिमान है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। जो सब प्राणी को आत्मवत देखता है वही पंडित है। हमने प्रेम या अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना है, अहिंसा परो धर्म। मैं यहाँ एक इंस्टांस बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी जब सब धर्म सम्मेलन में शिकागो गए हुए थे तो उन्होंने कहा था, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। स्पष्ट इससे समझ में आता है कि पूरे संसार सभी जो है व्यक्तियों का जो भी हैं सभी एक ही तत्व से आए हैं। इसलिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि सभी हम लोग पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, समाज के जो अंग हैं, हर एक व्यक्ति, सभी हम लोग भाई और बहन हैं। और यहाँ अद्वैत की बातें समझ में आने लगती है और इसीलिए हम सभी इस बातों को ध्यान देते हैं। और उन्होंने, आपको यह भी बताना चाहूँगा, जब उन्होंने यह बात कही शिकागो में, तो अमेरिकन जितने भी थे जो धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए थे, सभी ने खड़े होकर कई दफ़े तालियां बजाई, सिर्फ एक ही बात पर कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। उन्होंने कहा कि पूरे संसार में जितने हैं सब हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और एक ही आत्मा से सभी लोग जो है आगे की ओर बढ़े हैं और अलग अलग रूप में सामने खड़े हैं, लेकिन चीज़ बिल्कुल एक ही है। और हम लोगों के समाज में जो प्रेम और या अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है और फिर यह चीज़ें भी समाज से जुड़ी हुई है और समाज के साथ साथ हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। फिर अगर गौर से हम यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि समाज हो, संस्कृति हो, और इसके लिए ज्ञान जरूरी होता है। और ज्ञान की पिपीसा जिसके पास नहीं है वह ज्ञान को प्राप्ति करना भी उसके लिए संभव नहीं है। और यही कारण है कि देश में कुछ ऐसे भी नवयुवक होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बजाय दूसरे रास्ते में भटकते हैं और देश के लिए बिल्कुल किरकिरी के तरह उन्हें देखा जाता है और बाद में मनुष्य को नाश करने के लिए तत्पर हो जाता है, जिसे हम आतंकवाद कहते हैं। भारतीय संस्कृति में आचार्य देवो भव, मैं फिर बोलना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है ज़रा इसको गौर से देखें। इसमें कहा जाता है आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव एवं अतिथि देवो भव का आदर्श प्रस्तुत किया है। गुरु भगवान समान, माता भगवान समान, पितृ भगवान समान और अतिथि भी भगवान के समान है। और ये हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे संस्कृति का ही उपज है और यही हमारे समाज का आदर्श है।
भारतीय संस्कृति ने विश्व समाज को प्रेम, करुणा, त्याग, परोपकार, विश्व बंधुत्व, सर्व कल्याण की शिक्षा दी है। शिक्षा संस्कृति को प्रभावित करती है और संस्कृति भी शिक्षा को प्रभावित करती है। दोनों में एक अन्योन्याश्रय संबंध है। शिक्षा है जो संस्कृति को पहचान सकती है, और अगर हमारी संस्कृति है तो शिक्षा को जानने में, और वह जो वरुण हमारे आत्मा में ज्ञान के पुंज बनकर बैठा हुआ है उसे दीपक के रूप में परिवर्तन करता है, वो भी हमारी ही शिक्षा है जो संस्कृति से बिल्कुल जुड़ी हुई है। जिस देश की जैसी संस्कृति होती है उस देश की शिक्षा का स्वरूप भी प्रायः उसी का अनुरूप होता है। जैसी शिक्षा होती है वैसा ही समाज बनता है। समाज में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा प्रेम, मैत्री, परोपकार, सहयोग की भावना, बंधुत्व, सहनशीलता, सौहार्द आदि मूल्यों को बढ़ावा देती है। ये मूल्य हमारे सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करते हैं, अतः शिक्षा हमारे सामाजिक संबंधों को मजबूत प्रदान करता है। यहाँ पर समाज, जैसा कि हमने अभी वर्णन किया, हर एक व्यक्ति जब एक समूह में रहते हैं, जब एक दूसरे के बारे में परस्पर सोचते हैं, एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं, तब वह व्यक्ति का समूह एक समाज कहलाता है। और समाज के ही साथ साथ जुड़ी रहती है हमारी संस्कृति, हमारी सोच, और यह संस्कृति और सोच जब आदान प्रदान होता है तो वह शिक्षा के माध्यम से ही हम एक दूसरे के पास अपनी भावनाओं को पहुंचा सकते हैं, अपनी विचारों को हम पहुंचा सकते हैं, और सही और गलत का हम पहचान कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा, समाज एवं संस्कृति, इन तीनों आपस में संबंधित हैं, इनमें अन्योन्याश्रय संबंध है। और मैं आज इतना ही कहकर यहाँ पर आप सभी को फिर पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने गौर से इसे सुना। लेकिन मैं पुनः आपको ये कहना चाहूँगा कि समाज व्यक्ति के समूह, जहाँ पर कोई असमानता नहीं है, वहाँ पर किसी को एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है, वहाँ पर कभी भी धर्म आड़े नहीं आता है, वह हमारा समाज है। और यह विचार मन में तभी संभव हो सकती है जब हमारी शिक्षा हो, और शिक्षा मजबूत तभी बन सकता है जब वह हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई हो। इसलिए संस्कृति, समाज और शिक्षा तीनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर हम तीनों को अलग अलग करके देखेंगे तो हम समझते हैं कि हम किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। शिक्षा के बदलते परिवेश में, शिक्षा के बदलते आज के नए पैटर्न में जो शिक्षा का बदलाव आ रहा है, जो कौशल विकास से जुड़ा हुआ है, तकनीकी सूचना से जुड़ी हुई है, वह शिक्षा आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हमारी शिक्षा जो ज्योतिषाचार्य की थी उसे भी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, हम लोग उसे भूल नहीं सकते हैं। वह भी अभी भी हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गणित की शिक्षा हो, विज्ञान की शिक्षा हो, ज्योतिष की शिक्षा हो और तंत्र मंत्र की शिक्षा हो। ये सभी शिक्षा अपने अपने जगहों में अलग अलग इनका एक रूप है, और समाज के कहीं न कहीं किसी न किसी अंग से यह जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी हम नहीं भूल सकते हैं, और समृद्ध समाज के लिए शिक्षा और संस्कृति दोनों ही उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन सबों को मिलाकर शिक्षा, समाज और संस्कृति के विकास में हम सबों को मिलकर शिक्षा, संस्कृति और विकास में योगदान देना चाहिए, और इन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम विचारवान हैं, अगर हम चारित्रिक हैं, हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध हैं और हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाला समाज जरूर सुदृढ़ होगा। और समाज को सुदृढ़ करने के लिए हमारी संस्कृति हमेशा एक घेराबंदी करके खड़ी रहती है, उसको भी हम लोग को पार नहीं करना है। संस्कृति के अंदर ही समाज को बनाना है, और समाज को उठाने के लिए शिक्षा को भी उसी संस्कृति के अंदर डालना है। मैं यही आप सबों को कहना चाहूँगा समाज, शिक्षा और संस्कृति के बारे में। और मैं समझता हूँ कि इनमें बहुत सारे आपके मन में भी विचार उठ रहे होंगे, और आप स्वतंत्र हैं इन चीज़ों को सोचने के लिए, और कभी मौका मिला तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, मैं उन्हें उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरी ये जो भावना है इससे आप जुड़ें और शिक्षा, समाज और संस्कृति को
एक अन्योन्याश्रय संबंध बनाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पच्चीस मिनट हो गया। इसको हटा देते हैं।